नमस्कार साथियों, मैं कुमार किशन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टोरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और साथियों, हमने शुरू की थी मनोविज्ञान की सीरीज जिसमें हम पढ़ रहे थे बाल मनोविज्ञान के बारे में। तो साथियों, आज के क्लास का टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं साथियों। तो आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं साथियों। हम क्या विषय पढ़ रहे थे? बाल मनोविज्ञान हम पढ़ रहे थे साथियों, बाल मनोविज्ञान। साथियों, बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे थे और बाल मनोविज्ञान में हमने अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ रहे थे साथियों। वैसे हमने बाल मनोविज्ञान होता क्या है, बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या होती हैं, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या इसका आरंभ कैसे हुआ था, इनके बारे में है ना जो तथाकथित जानकारी जो पिछली क्लास में प्राप्त कर ली है। और साथियों, आज अपन है ना बाल मनोविज्ञान की क्लास को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। तो आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर है वो भी हमने पढ़ लिया। तो आज अपन पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास को जितने भी जो नियम है उसके नियम कौन कौन से वो पढ़ेंगे, और अभिवृद्धि और विकास के अंदर उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और विकास की अवस्थाएं कितने प्रकार कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और किस अवस्था में कैसा उनकी मुख्य विशेषताएं हैं, क्या उन अवस्थाओं की विशेषता, ऐसी तथाकथित जानकारी जो आज की क्लास में हम लेने वाले हैं। तो साथियों, आज अपन पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान में अभिवृद्धि और विकास के नियम। तो हमारा टॉपिक रहेगा अभिवृद्धि अभिवृद्धि एवं विकास के प्रमुख नियम या साथियों आप कह सकते हो सिद्धांत। प्रमुख नियम या सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। देखो साथियों, ये आज का हमारा टॉपिक है। अब हमें ये देखो प्रश्न दिमाग में ये आ रहा है कि सिद्धांत क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, है ना। इस बात को लेकर के आपके भी मस्तिष्क में ये प्रश्न आ रहा होगा। तो देखो, नियम क्या होते हैं, अभिवृद्धि के और विकास के सिद्धांत या विकास के नियम क्या होते हैं। तो साथियों, अभिवृद्धि और विकास कैसे घटित होती है, इस बात को अगर हमें जानना होता है ना, तो हम क्या करेंगे, अभिवृद्धि और विकास के नियम पढ़ते हैं, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं, उसका नाम है साथियों, उसका नाम रहेगा सततता एवं निरंतरता का जो नियम है ना अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत का, वो पढ़ेंगे। तो पहला अपन सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं अभिवृद्धि और विकास का है। उसमें हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे साथियों सततता या निरंतरता का सिद्धांत। यानी अभिवृद्धि और विकास की सततता एवं निरंतरता का सिद्धांत के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सततता अब निरंतरता का जो सिद्धांत है, यानी सततता और निरंतरता का यहाँ पे मतलब ये है कि साथियों, अभिवृद्धि और विकास, सततता और निरंतरता मतलब अभिवृद्धि और विकास है ना वो सतत रूप से होता है, निरंतर रूप से होता है। मतलब सतत अभिवृद्धि है वो एक धीरे धीरे होती है, अचानक अभिवृद्धि और विकास है वो अचानक नहीं होता है ना। कैसे उदाहरण से समझाता हूं आपको। तो यानी यहाँ पे आप पहले एक बात लिख लो इसके बारे में कि भाई अभिवृद्धि और विकास क्या होता है। अभिवृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि सतत निरंतरता के सिद्धांत का मतलब ये है कि अभिवृद्धि और विकास सततता व निरंतरता से निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। यानी अभिवृद्धि और विकास होता है ना वो अचानक नहीं होता है। उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक बालक जन्म लेता है साथियों, शेषवावस्था में एक बालक होता है ना, तो शेषवावस्था में बालक 1 वर्ष का हो जाता है। 1 वर्ष का साथियों बालक 1 वर्ष का होने के बाद बालक 2 वर्ष का होगा। तो देखो, जब बालक 1 वर्ष से 2 वर्ष का हो रहा है तो उसमें क्या है कि देखो अभिवृद्धि और विकास है ना वो उसमें एकांकी होता है, उसमें अचानक नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि भाई बालक 1 वर्ष का था तो 2 वर्ष का एक मतलब अचानक हो गया, नहीं। उसमें कैसे होता है, 1 वर्ष और 2 वर्ष में आपको पता है कितने टाइम होता है, 365 दिन होते हैं। 365 दिन के प्रत्येक दिन में, प्रत्येक घंटा में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक सेकंड में साथियों, प्रत्येक महीने में साथियों क्या होता है, बालक का अभिवृद्धि होती है, बालक का विकास होता रहता है। यानी अचानक नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि भी एक दिन में बालक पूरा बड़ा हो जाएगा,
है ना। इसलिए मतलब जो अभिवृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है ना, इसका ये कहता है कि अभिवृद्धि विकास वो क्या होता है, सतत रूप से होता है, निरंतर रूप से क्या है, अभिवृद्धि और विकास मानव के अंदर चलता रहता है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन में व्यक्ति जवान हो जाएगा, एक दिन में व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, जवानी आएगी तो एक दिन में बूढ़ा जवान हो जाएगा, बुढ़ापा है तो एक दिन में बूढ़ा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो अभिवृद्धि और विकास का जो प्रथम सिद्धांत है ना, वो ये कहता है कि अभिवृद्धि और विकास क्या है, सततता और निरंतरता का सिद्धांत है। मतलब ये कहता है कि अभिवृद्धि और विकास क्या है कि सतत रूप से होता है, निरंतर रूप से होता है, यानी हर समय अभिवृद्धि होती है, हर समय विकास होता है। कुछ न कुछ टाइम ऐसा नहीं होता कि एक एक क्षण में आदमी के एक एक भाग बढ़ता है। ऐसा थोड़ी है कि रात ने सोए तो मतलब 5 1 फुट को, और जब दिन की उठे तो 8 फुट को लगातार, तो ऐसा नहीं होता है, यानी ये लगातार होता है समय समय में। व्यक्ति की हाइट है, उसमें आकार है, वजन है, सभी क्या है कि धीरे धीरे सब में परिवर्तन होता है, वो प्रत्येक क्षण में होता रहता है। तो साथियों, ये आप समझ गए होंगे कि अभिवृद्धि विकास का सततता निरंतरता का सिद्धांत क्या है। अब साथियों, हम दूसरे सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं। तो दूसरा सिद्धांत किसके बारे में कहता है, दूसरे सिद्धांत की चर्चा करेंगे साथियों। दूसरा सिद्धांत ये कहता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। व्यक्तिगत अभिवृद्धि विकास का व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का, अभिवृद्धि का व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो ये क्या कहता है, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यानी आप समझ गए होंगे कि संसार का कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं होते, सभी प्राणी एक जैसे नहीं हो सकते, अलग अलग होते। अर्थात इसका कहने का मतलब साथियों यहाँ पे है कि यानी व्यक्तिगत भिन्नता है जो संसार में पाई जाती है। अब व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कैसे पाई जाती है, मतलब कोई बालक है और कोई बालक की मतलब हाइट 6 फीट है, तो इस संसार में जरूरी नहीं है कि सभी बालकों की हाइट 6 फीट हो। यानी कोई व्यक्ति की हाइट 5 फीट है तो सभी व्यक्तियों की हाइट 5 फीट होना जरूरी नहीं है ना। क्योंकि सभी बालकों की क्या हाइट अलग होती है ना, उसका वजन अलग होता है ना, उसके शरीर की बनावट सबकी अलग अलग होती है। ये क्या, ये व्यक्तिगत भिन्नता है। और व्यक्तिगत भिन्नता साथियों आपको पता है कि जब अनुवांशिक गुण और वातावरण के मध्य जब अंतः क्रिया होती है ना, तो क्या होता है, व्यवहार का जन्म होता है। अनुवांशिक गुण और वातावरण के मध्य जब अंतः क्रिया होगी तब क्या होगा, व्यवहार का जन्म होगा। अब अनुवांशिक गुण क्या, आपको पता है कि अनुवांशिक गुण कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करते, है ना। सॉरी, अनुवांशिक गुण सभी के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैचने की बात नहीं कर रहा हूं, सभी के अनुवांशिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। जन्म मतलब जो वातावरण होता है वो भी सब जगह एक जैसा नहीं पाया जाता है, अलग अलग वातावरण होता है। अब अलग अलग वातावरण में अलग अलग परिवेश में बालक रहेगा तो उसका विकास उसके वातावरण के आधार पर निर्भर करता है, उनके अनुवांशिक गुणों पे होगा। और अगर वो भी अगर एक जैसे नहीं होते सभी के व्यक्तियों के, तो आपको जाहिर सी बात है व्यक्तिगत भिन्नता इस संसार में पाई जाती है। और इतनी ज्यादा व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, एक मनोवैज्ञानिक हुए साथियों, उसने तो यहां तक कह दिया था, मनोवैज्ञानिक थे साथियों गेसले ने ये तक बात कह दी कि इस संसार में इतनी व्यक्तिगत भिन्नता का फैलाव है कि जितना इस संसार में क्या है, व्यक्ति है, इतनी ज्यादा इस संसार में व्यक्तिगत भिन्नता है वो पाई जाती है। ये गेसलो का कथन है साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या है साथियों, अभिवृद्धि विकास को मतलब अभिवृद्धि विकास के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता वो भी देखने को मिलती है। इस बात को भी आप समझ गए होंगे साथियों। अब साथियों हम आगे की ओर सिद्धांत की बात करें। अभी हमने देखो एक सततता निरंतरता का सिद्धांत पढ़ा, दूसरा हमने व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत पढ़ लिया। अब मैं तीसरा सिद्धांत आपको पढ़ाने जा रहा हूं साथियों। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है, तीसरा सिद्धांत क्या कहता है उसकी बात कर रहा हूं। तीसरा सिद्धांत है साथियों परिमार्जकता का सिद्धांत है, परिमार्जकता का सिद्धांत, परिमार्जकता का सिद्धांत। ये परिमार्जकता का सिद्धांत क्या है, इस बात को समझते हैं। परिमार्जकता का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार साथियों अभिवृद्धि और विकास होता है ना, किस सिद्धांत की, परिमार्जकता के सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अभिवृद्धि और विकास होता है ना, उसको क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। देखो इस बात में क्या है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अभिवृद्धि एवं विकास को, अभिवृद्धि एवं विकास को अर्जित किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको उदाहरण से बताता हूं।
जैसे मान लो एक दुर्बल व्यक्ति है, उसको मतलब अपने शरीर का वेट बढ़ाना है, मजबूत शरीर बनाना है, तो वो जिम में जाता है। तो एक दुर्बल व्यक्ति जिम में जाकर के अपने शरीर का मतलब मजबूत बनाने की कोशिश करता है। तो जिम में जाकर क्या कर रहा है, अभिवृद्धि को साथियों क्या कर रहा है, अर्जित कर रहा है, अभिवृद्धि का क्या कर रहा है, मार्जन कर रहा है साथियों, है ना। तो वो देखो अभिवृद्धि, आपको पता है कि अभिवृद्धि होती है वो वातावरण के अनुसार नहीं होती है ना। अभिवृद्धि वातावरण के अनुसार होती है, ये बात आप भी जानते हो। और अभिवृद्धि होती है वो वातावरण के अनुसार होती है, जबकि विकास होता है ना साथियों, वो वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण के अनुसार भी होता है, वंश के अनुसार भी होता है और वातावरण के अनुसार होता है। तो इस सिद्धांत से आप समझ गए होंगे साथियों कि अभिवृद्धि और विकास होता है ना, अभिवृद्धि और विकास वो क्या है, अगर हम वातावरण से प्राप्त नहीं कर करके अगर अलग चीजों से अर्जित करते हैं, यानी एक व्यक्ति रहता है, उसको वातावरण और क्या करता है कि उसको पर्यावरण से उसको अनुवांशिक रूप से उसको मतलब उसका अभिवृद्धि और विकास नहीं हो पाया, लेकिन वो जिम में जाकर के क्या कर रहा है, अपने शरीर को मजबूत बना रहा है, जिम में जाकर के अपने शरीर से मतलब, तो वो क्या कर रहा है, अलग रूप से अभिवृद्धि को अर्जित कर रहा है, यानी अभिवृद्धि का क्या कर रहा है, मार्जन कर रहा है, परिमार्जन कर रहा है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि अभिवृद्धि और विकास को अर्जित किया जाना ये क्या होता है, परिमार्जकता का सिद्धांत है। इस बात को आप समझ गए कि परिमार्जकता का सिद्धांत क्या, अभिवृद्धि और विकास के अंदर परिमार्जकता का सिद्धांत भी आप अच्छी तरीके से समझ गए हो। तो साथियों अब अगले सिद्धांत की अपन क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो अगला सिद्धांत देखो क्या होता है। अगले सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो देखो 4 नंबर पे बात करते हैं अगले सिद्धांत की। 4 नंबर पे मैं बात करने जा रहा हूं साथियों अगले सिद्धांत के बारे में। परिमार्जनता का सिद्धांत पढ़ लिया, अब मैं पढ़ूंगा अगला सिद्धांत, वो है साथियों सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत। सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रतिमान का सिद्धांत, ये अगला सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार साथियों क्या है कि किसी भी संसार के किसी भी प्राणी में अभिवृद्धि विकास उस प्राणी के प्रतिमान पर निर्भर करता है। क्या बात बोली मैंने यहां पे देखो, यानी संसार के किसी भी प्राणी की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि होती है और साथियों एक विकास होता है ना। मैंने इसके बारे में आपको पिछले वाले क्लास में बता दिया अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि और विकास है ना, वो उस प्राणी के प्राणी के प्रतिमान के अनुसार होता है, प्रतिमान के अनुसार होता है, अनुसार होता है, अनुसार होता है, ये आप समझ रहे होंगे। अब प्रतिमान के अनुसार कैसे होता है गुरुजी ये बताओ। प्रतिमान का साथियों मतलब यहाँ पे ये होता है, देखो प्रतिमान शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, इस संसार के कोई दो प्राणी ले लीजिए आप, प्रतिमान का मतलब समझाने जा रहा हूं साथियों। इस संसार की कोई भी दो प्राणी ले लीजिए आप, मान लो आपने एक ले लिया मानव को, किसको ले लिया, मानव को ले लिया, और एक ले लिया साथियों हाथी को, किसको ले लिया, हाथी को ले लिया। एक मानव को ले लिया, एक हाथी को ले लिया। अब देखो, अब हमें इसका क्या करना है, प्रतिमान देखना है। तो मानव का प्रतिमान क्या होता है, मानव होगा, और हाथी का प्रतिमान क्या होगा, हाथी हाथी होगा। मतलब हाथी का प्रतिमान कैसा होगा, हाथी के समान होगा, और मानव का प्रतिमान कैसा होगा, मानव होगा। कैसे देखो, एक मान लो एक हाथी है, एक मानव है, और मानव ने एक बच्चे को जन्म दिया, मान लो ये मानव का बच्चा है, और ये मान लो मानव का बच्चा है, इसने एक मानव को बच्चे को जन्म दिया। और साथियों ये एक हाथी है, मान लो ये एक हाथी है, मान लो ये एक हाथी है। इस हाथी ने क्या किया, इस हाथी ने साथियों एक बच्चे का जन्म दिया। दोनों ने क्या किया, एक एक बच्चे का जन्म दिया, यानी एक ही दिन जन्म देते हैं और एक ही समय जन्म देते हैं। दोनों का जन्म हो गया, दोनों के बच्चों का जन्म हो गया। अब साथियों एक वर्ष बाद क्या होता है, देखो एक वर्ष बाद इस जो मानव ने बच्चे का जो जन्म दिया था ना, वो भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, और इस हाथी ने जो जन्म दिया बच्चे को, वो भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब दोनों बड़े हो गए ना, हाथी का बच्चा भी बड़ा हो गया और मानव का बच्चा भी बड़ा हो गया। लेकिन साथियों पैदा तो एक दिन होते, लेकिन अब देखो उसके जो आकार है ना, दोनों का आकार, वो उसके आकार में असमानता देखने को मिलेगी आपको। हाथी का बच्चा आकार में बड़ा होगा मानव के बच्चे से, और मानव का बच्चा हाथी की तुलना में छोटा होगा। क्यों होगा, कैसे क्यों होगा, ये कारण क्या है, ये क्या ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि हाथी का बच्चा पैदा एक ही दिन होते हैं, एक ही समय में होते हैं, लेकिन हाथी का बच्चा तो बड़ा दिखाई देता है आकार में और मानव का बच्चा छोटा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। तो साथियों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि हाथी के बच्चे का जो विकास है ना, वो हाथी के प्रतिमान के समान होता है, और जबकि मानव का बच्चे का जो विकास है ना, वो मानव के प्रतिमान के अनुसार होता है ना। इसीलिए क्या होता है कि मानव का तो मानव के आकार के समान होगा, तो उसका तो धीरे धीरे, अब देखो हाथी का बच्चा तो जन्म लेते ही क्या है कि लगभग आपको पता है कि हाथी का बच्चा है जो लगभग 2-3 घंटे बाद चलना प्रारंभ कर देता है, लेकिन मानव का बच्चा जन्म लेने के बाद आपको पता है कि लगभग 1-1.5 साल तक चलता नहीं है,
है ना। तो आपको पता है कि इसका मतलब ये देखने को मिलता है ना, जन्म तो एक समान लिया है लेकिन चलना, तो ये परिवर्तन है ना, ये समान प्रतिमान का नियम है। ये समान प्रति एक और उदाहरण देता हूं साथियों। एक गाय है, एक गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया और एक बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया साथियों। अब देखो कारण हुआ कि कुछ समय बाद, मतलब एक ही समय में एक ही टाइम पे जन्म हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, यानी कुछ समय बाद है ना, यानी 2 साल बाद की बात करें तो गाय का बच्चा था वो भी बड़ा हो गया और जो बिल्ली का बच्चा था वो भी बड़ा हो गया। अब दोनों बड़े हो गए। अब जब दोनों बच्चे, उसके हाथी का बच्चा और गाय का बड़ा बच्चा हो गया, लेकिन जन्मे एक ही दिन थे, लेकिन उसके आकार की तुलना करें तो गाय का बच्चा बिल्ली के बच्चे की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। यानी गाय का बछड़ा होता है ना, वो बिल्ली का जो बछड़ा होता है ना, बिल्ली का जो बच्चा होता है उसकी तुलना में बहुत बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? यानी वो क्या है कि मतलब गाय के बच्चे का जो प्रतिमान है ना, वो मतलब विकास है वो गाय के अनुसार होगा, और बिल्ली के बच्चे का जो विकास है ना वो उस बिल्ली के प्रतिमान के अनुसार होगा। इसलिए क्या कहता है ये सिद्धांत कि अभिवृद्धि में विकास है ना उस प्राणी के, मतलब जो प्राणी होता है ना उस प्राणी के प्रतिमान के अनुसार होती है। तो ये विकास का जो समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है ना, वो आप समझ गए होंगे कि समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति में मतलब अभिवृद्धि और विकास होता है ना उस किसी भी प्राणी के समान प्रतिमान के अनुसार होता है। जैसा प्राणी का मतलब जैसा होगा बच्चा पैदा, उन्हीं के अनुरूप उनका आकार होगा, उन्हीं के रूप अनुरूप उसका बच्चा पैदा होगा, और उन्हीं के अनुसार उसकी हाइट होगी, उसी के अनुसार उसका वजन बढ़ेगा, उसी के अनुसार उसके शारीरिक पक्ष का निर्माण होगा, उसी के अनुसार उसका मानसिक पक्ष का निर्माण होगा। हालांकि उसमें और कई प्रकार के अंतर है, वो देखने को आप देख सकते हो, लेकिन उसका समान प्रतिमान की बात कर रहा हूं। प्रतिमान आप समझ गए होंगे। आप आई होप साथियों इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए हो कि प्रतिमान का नियम क्या कहता है, इस बात को समझ गए। अब चलो अगले सिद्धांत की तरफ लेकर के चलता हूं आपको, अगले सिद्धांत की तरफ लेकर के चलता हूं। 5 नंबर के सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूं साथियों। 5 नंबर पे हम बात करेंगे साथियों समान प्रतिमान का सिद्धांत। हमने पढ़ लिया कि समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या था, है ना। अब साथियों एक बात करता हूं, एक और सिद्धांत को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। वो क्या है? वो है साथियों चक्राकार 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 वर्तुलकार, यह लिख लो वर्तुलकार, वर्तुलकार प्रगति का सिद्धांत। इसको आप अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ये चक्राकार या वर्तुलकार सिद्धांत क्या है, इस बात को आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। यहां पे आपको समझा देता हूं साथियों। देखो ये क्या होता है, चक्राकार या वर्तुलकार प्रकृति का जो सिद्धांत है वो क्या होता है, वो आपको मैं समझाता हूं। यहां लिख लो ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा समझाने में आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझा दिया जाए ताकि पूरा बोर्ड मिले आपको समझाने के लिए। तो यहां लिख लो, अपन पढ़ रहे थे साथियों 5 नंबर पे वर्ताकार वर्तुलकार, सॉरी वर्ताकार नहीं, सॉरी वर्तुलकार, वर्तुलकार प्रकृति का सिद्धांत, प्रकृति का सिद्धांत ये समझने जा रहे हैं। यानी इसमें क्या होता है, इसमें अभिवृद्धि और विकास होता है ना साथियों, वो रेखीय नहीं होता है कभी भी। विकास साथियों क्या होता है, विकास रेखीय प्रकृति का नहीं होता है। आप इस बात को ध्यान में रखना, निश्चित प्रकृति का नहीं होता है। विकास और अभिवृद्धि कैसा होता है, हमेशा वर्ताकार होता है। अब सर ये बताओ वर्ताकार कैसे होता है, तो देखिए जैसे कैसे होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये मान लो एक यहां पे बिंदु है इसका, और ऐसे वर्ताकार होता है साथियों, ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। अब देखो कैसे वर्ताकार ये होता है, जैसे यहां पे देखो बच्चा का क्या होता है, जन्म होता है। क्या होता है, जन्म हुआ है। यहां पे क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और फिर ये क्या है, शेषवावस्था शुरू हो जाती है जन्म होने के बाद, शेषवावस्था, शेषवावस्था शुरू हो गई। अब यहां पे आया तो 6 महीने हो गए इसके, है ना। और यहां पे आया साथियों 6 महीने के बाद, तो यहां पे आया और 6 महीने के बाद ऐसे घूम के आया यहां पे, तो यहां पे देखो 2 वर्ष हो गए, और यहां पे साथियों 4 वर्ष हो गए। ठीक है, फिर ये यहां पे आया तो 6 वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए, और यहां पे साथियों 8 वर्ष हो गए। क्या हो गए, 8 वर्ष हो गए। फिर यहां पे आया तो साथियों 10 वर्ष हो गए, और सीधे फिर यहाँ पे देखो तो ये 12 वर्ष हो गए, और फिर ये यहाँ पे 14 वर्ष हो गए। इस प्रकार क्या है, ये वर्ताकार पक्ष में आगे बढ़ता रहे। यहाँ 16 हो गया, फिर साथियों यहाँ पे 18। इस प्रकार क्या है, बच्चे की जो आयु है वो बढ़ रही है। यानी ये कौन सा है, ये साथियों वर्ताकार वर्तुलकार वर्तुलकार है साथियों।
वर्तुलकार, वर्तुलकार रूप में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ये क्या वर्तुलकार विकास हो रहा है इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कैसा है, मतलब वर्तुलकार हो रहा है तो ये पीछे मुड़ने की स्थिति है। देखो ये यहां से आ रहा है, देखो मतलब ये घूम के आ रहा है, ये आ रहा है फिर वापस पीछे मुड़ रहा है ना इस प्रकार, तो ये पीछे मुड़ने की स्थिति है, पीछे मुड़ने की स्थिति है, पीछे मुड़ने की स्थिति, मुड़ने की स्थिति, पीछे मुड़ने की क्या ये स्थिति है साथियों। अब ऐसा क्यों होता है भाई, पीछे मुड़ने की स्थिति इसमें क्यों होती है, तो देखो पीछे इसलिए मुड़ता है कि पीछे जो प्रारंभिक जो विकास था ना उसी के अनुसार, यानी इस विकास को स्थायी करना, यानी पीछे का जो विकास है ना उसको क्या करना, विकास को स्थायी करना, पीछे के विकास को क्या करना, स्थायी करना। देखो साथियों आप समझ गए होंगे पीछे का विकास स्थायी कैसे होगा। मान लो कोई बालक है, वो मतलब 6 अवस्था में क्या होता है, उनके छोटे छोटे हाथ होते हैं, है ना, छोटे छोटे पांव होते हैं, लेकिन विकास हुआ फिर 2 वर्ष का हुआ तो वो चलना सीख जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका चलना सीख जाता है तो वो उसके कोई अलग से चलने के लिए उसके अलग से टांग आएंगे, अलग से पांव आएंगे, नहीं, वो सिर्फ पांव तो वही होंगे, लेकिन उसमें क्या उसका विकास हो जाता है। उसमें क्या है कि विकास होने के बाद वो क्या चलना, लेकिन उसमें मजबूतता आ जाती है साथियों, है ना, क्या आ जाती है उसमें, मजबूतता देखने को मिलती है, उसका विकास हो जाता है साथियों, है ना। तो यानी पहले का क्या होता है, स्थायी कर लेता है, यानी पहले का जो विकास है ना, ये बालक जन्मा था यहाँ, अब ये जन्म के यहाँ आया, 6 महीने के बाद चल नहीं पा रहा है, ये फिर 2 वर्ष का हुआ, ठीक है, चलने यहाँ पे 2 वर्ष का हुआ, अब ये 4 वर्ष में भागने लग जाता है, 2 वर्ष में चलता है, अब ये भाग तो रहा है ना इस समय, लेकिन ये मुड़ करके यहाँ आएगा ना, यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, तो ये जो पहले का जो उसमें हुआ है ना, जो पहले उसमें जो हाथ पांव थे पैर थे, उससे ऐसा मतलब नहीं है कि वो अलग हो जाएंगे, उसमें मजबूतता आएगी तभी, यानी पहले का जो विकास हुआ ना उस विकास को क्या करेगा, अस्थायी करेगा, है ना, अस्थायी होगा ना पहले विकास, तभी उसमें क्या होगा, अगला विकास आएगा, है ना। तो ये सिद्धांत किसका है, वर्तुलकार प्रवृत्ति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को देखते हुए साथियों एक कथन है, हरलोक ने एक कथन बोला था, हरलोक एक महिला हुआ करती थी साथियों, जिन्होंने एक कथन कहा था, हरलोक का कथन साथियों वो आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हरलोक का कथन, हरलोक का कथन, हरलोक का कथन क्या है, हरलोक कहते हैं कि इस संसार में, सॉरी, इस हरलोक क्या कहते हैं कि मनुष्य का जीवन है ना, मनुष्य का जीवन एक घंटी के समान है। हरलोक ने क्या कहा, हरलोक ने कहा, देखो हरलोक का कथन लिख रहा हूं, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन एक घंटी के समान है, घंटी के समान है। मनुष्य का जीवन कैसा है, एक घंटी के समान है। ऐसा किसने कहा, हरलोक ने कहा। हरलोक का कथन है मनुष्य का जो जीवन है वो एक घंटी के समान है। अब घंटी के समान साथी उसने क्यों बताया, कारण क्या थे भाई, घंटी के समान बताया। आपको पता है घंटी कैसी होती है, जैसे ये घंटी है, मान लो इस प्रकार से घंटी है, ये घंटी है, मान लो मंदिर वाला घंटा, ये घंटी होती है साहब, आपको पता है। हरलोक ने ऐसा क्यों कहा, देखो आपको भी पता है कि जैसे जीव व्यक्ति के मानव का जो जीवन होता है उसमें पहले क्या होता है, विकास इस प्रकार होता है, पहले मतलब छोटा होता है फिर वो बढ़ता जाता है, एक दिन ऐसा आता है कि उसकी आयु हाइट एकदम निश्चित बढ़ जाती है, यानी पहले धीरे धीरे क्या होता है, शेष अवस्था, फिर बाल्य अवस्था आती है, किशोर अवस्था आती है, फिर उसमें युवा अवस्था, और यहाँ पे क्या होता है, युवा यौनावस्था होती है, यौनावस्था होती है, यौनावस्था एकदम चरम सीमा पे होती है साथियों, चरम सीमा पर यौनावस्था यहाँ पे क्या होती है, चरम सीमा पे होती है, एकदम मतलब आदमी पूरी तरीके से जवानी से लबालब शरीर होता है, जवानी फट रही होती है साथियों, खून उबल रहा होता है ना, एकदम बस जोश जुनून की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन साथियों फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसके विकास में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है, क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। यहाँ पे उसका जो विकास पहले एकदम यौन अवस्था होती है, मतलब आदमी के शरीर में ताकत, है ना, एक ऐसी जुनून होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, वृद्ध अवस्था में जाने लगता है, तो व्यक्ति की वो जो ताकत थी, व्यक्ति के अंदर जो जितने प्रकार का जो जोश था, वो जज्बा था, वो पहले जैसा नहीं रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में साथियों कहते हैं ना कि रस्सी की अगर जल भी जाए ना तो उसकी ऐंठ नहीं जाती है ना, तो वो कहावत अलग है लेकिन यहाँ पे फिट नहीं बैठती है, वो मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, वो अपने ग्रामीण अंचल में अपनी कहावत चलती है कि रस्सी जल भी जाए लेकिन ऐंठ नहीं जाती है ना। तो साथियों है तो, लेकिन ऐंठ तो चली जाती है लेकिन जल तो गई ना, है ना, जल तो गई ना। देखो तो एक समय तो ऐसी होती है कि एकदम आदमी जोश और जुनून के साथ होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है साथियों कि आदमी फिर वापस उसी अवस्था में आना शुरू हो जाता है। यानी विकास पहले क्या होता है, तीव्र गति से बढ़ता है, यानी विकास मतलब तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर उसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, विकास में कमी आ जाती है,
यानी मनुष्य का जो शरीर है ना वो फिर ढलने वापस शुरू हो जाता है। पहले बच्चा होता है, फिर बच्चे होने के बाद एकदम एक बार युवावस्था आती है, फिर वो वापस ढलना शुरू होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखो साथियों, विकास क्या हो रहा है, पहले तो बढ़ता है, फिर क्या होता है, विकास घटता जाता है। अब देखो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में देखो ये देखो विकास दो प्रकार का होता है साथियों, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दो प्रकार का। एक तो साथियों विकास होता है रचनात्मक विकास, रचनात्मक विकास क्या होता है, रचनात्मक विकास। और एक साथियों में बात करूं तो एक होता है साथियों विकासात्मक विकास होता है, विकासात्मक विकास होता है। ये दो प्रकार का विकास यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि हरलोक का कथन क्या है, हरलोक ने कहा कि मनुष्य का जीवन एक घंटी के समान है। घंटी के समान कैसे बताया, क्यों बताया, इसी प्रकार बताया था साथियों। तो वर्तुलकार प्रवृत्ति का सिद्धांत को देखकर ही उसने ये कथन कहा था साथियों, है ना। और वर्तुलकार गति का सिद्धांत है, वो वर्तुलकार प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो आप समझ गए होंगे, ऐसा क्यों। तो साथियों देखो ये तो आपका खत्म हो गया। अब आगे की तरफ हम लेकर के चलते हैं, आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। देखो अब अगला सिद्धांत पढ़ेंगे 6 नंबर का सिद्धांत। 6 नंबर में अगर पढ़ेंगे समन्वय का सिद्धांत है। क्या पढ़ेंगे, समन्वय का सिद्धांत। तो देखो समन्वय का सिद्धांत क्या होता है, अभिवर्धीय विकास का समन्वय का सिद्धांत। तो 6 नंबर पे है समन्वय का सिद्धांत। ये समन्वय का सिद्धांत क्या है, इस बात को भी जानना बहुत जरूरी होता है। किसी भी प्राणी का साथियों, किसी भी प्राणी का शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, इन दोनों का समायोजन अगर नहीं हो पाता है तो साथियों अभिवृद्धि और विकास उसमें नहीं होगा। मैंने क्या कहा, बात आपको गौर में समझनी है कि किसी भी प्राणी की शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और एक मैंने नाम बोला है मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति, अगर इन दोनों का समायोजन, समन्वय है ना नहीं हो पाता है तो उसका क्या होता है, अभिवृद्धि और विकास नहीं होता है। अगर शारीरिक शक्ति और मानसिक विकास का समन्वय या समायोजन हो जाता है, समन्वय या आप बोल सकते हो साथियों समायोजन, समायोजन हो जाता है, हो जाता है तो किस पर निर्भर करता है साथियों, अभिवृद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है, अभिवृद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है, विकास पर निर्भर करता है, विकास पर निर्भर करता है। यानी किसी भी प्राणी का शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, उसका समायोजन है ना, उसका समन्वय उस व्यक्ति की अभिवृद्धि और विकास पर निर्भर करता है। ऐसा किसने कहा गया, समन्वय का सिद्धांत में कहा गया। उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं साथियों, उदाहरण आपको सामने देता हूं। मान लो एक व्यक्ति है और प्रतिभाशाली व्यक्ति बालक है, मान लो बालक की बात कर लेते हैं, एक पुरुष है, प्रतिभाशाली बालक है, प्रतिभाशाली पुरुष है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कोई भी मान सकते हो, बहुत ज्यादा उसको नॉलेज है, लेकिन उसके पास शारीरिक शक्ति नहीं है साथियों। और एक बालक है जो बहुत मजबूत है, एक व्यक्ति है, बालक है, लड़का है ना, पुरुष है, उसके पास बहुत ज्यादा शरीर है, तगड़ा पहलवानी शरीर है, लेकिन उसके पास मानसिक शक्ति नहीं है। अब यहां पे क्या हुआ कि शारीरिक शक्ति है तो उसके पास मानसिक शक्ति नहीं है, और जिसके पास मानसिक शक्ति है उसके पास शारीरिक शक्ति नहीं है। यानी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति का क्या नहीं हो रहा है, समन्वय नहीं हो रहा है, समायोजन नहीं हो रहा है। तो अभिवृद्धि विकास क्या है साथियों, उसमें भ्रमित होगा। यानी अभिवृद्धि विकास किस पर निर्भर करता है, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति पर, समायोजन या समन्वय पर निर्भर करता है। तो इस सिद्धांत ये क्या कहता है, समन्वय का सिद्धांत हमें यह कहता है कि व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति, उसका शारीरिक शक्ति है, किसी भी प्राणी की शारीरिक शक्ति है या मानसिक शक्ति है, उसका समन्वय या समायोजन होता है ना, वो केवल और केवल अभिवृद्धि के विकास पर निर्भर करता है। ये हमें क्या कहता है, ये समन्वय का सिद्धांत कहता है। अब आई होप साथियों ये समन्वय का सिद्धांत भी आप समझ गए होंगे, है ना। अभिवृद्धि और विकास के ये समन्वय का सिद्धांत भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब चलो हम अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं, अगले सिद्धांत की परिचर्चा करेंगे साथियों। अगला सिद्धांत कौन सा है उसके बारे में देखें। अगला सिद्धांत है साथियों सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट की ओर। ये सिद्धांत अभिवृद्धि और विकास का। ये क्या कहता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास साथियों शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, कान, नाक, हाथ, पांव, ये बहुत अंग होते हैं हमारे शरीर के।
यानी ये हमारे शरीर के क्या होते हैं, अंग होते हैं। और किसी भी अंग का देख लो आप, किसी भी अंग में पहले क्या अभिवृद्धि का सामान्य विकास हो गया, यानी सामान्य अभिवृद्धि क्या होगी, सामान्य से पूर्ण की ओर होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी। इसमें क्या होता है, अभिवृद्धि क्या होती है, शरीर के प्रत्येक अंग में हमारे पास अनेक अंग होते हैं, उसका अभिवृद्धि उसमें क्या कैसी होगी, अभिवृद्धि अभिवृद्धि सामान्य से पूर्ण की ओर होती है, पूर्ण की ओर होती है, पूर्ण की ओर होती है। यानी पहले सामान्य से पूर्ण की ओर होगी, बाद में क्या है, अभिवृद्धि विशिष्टता आएगी। अभिवृद्धि में क्या आएगी, विशिष्टता आएगी। अभिवृद्धि में विशिष्टता देखने को मिलती है। पहले तो सामान्य से पूर्ण की ओर होगी, फिर विशिष्टता आएगी। जैसे एक बालक है, वो बालक, उदाहरण से समझा रहा हूं साथियों, जैसे एक बालक है, अब बालक क्या करता है, डांस करना सीखता है। तो डांस करना सीखता है तो सबसे पहले अपने हाथों को हिलाना सीखता है, और फिर अपने पैरों को हिलाना सीखता है ना। पहले अपने हाथों को हिलाता है, पैरों को हिलाता है, तो उसका जो मानसिक शक्ति होती है ना, उसका उस पर नियंत्रण नहीं रहता है। वो कैसे हाथ हिला रहा है, कैसे डांस मतलब पैर हिला रहा है। लेकिन साथियों एक समय ऐसा आता है जिसमें वो मानसिक शक्ति का समन्वय कर लेता है। मानसिक शक्ति का जब समन्वय हो जाता है तो हाथ भी इसलिए हिलने लग जाता है, हाथ भी और पांव भी साथ में लाता है, और साथ साथ में उससे मानसिक शक्तियों का भी नियंत्रण करने लग जाता है। तो उसका डांस है वो बहुत अच्छा दिखने लग जाता है ना। तो ये क्या हो गया, यानी आप समझ गए कि पहले उसने सामान्य से पूर्ण किया, यानी पहले हाथ हिलाए, फिर पांव हिलाया, लेकिन उसका मानसिक नियंत्रण नहीं रहता था उस पर। फिर उसने मानसिक नियंत्रण उस पर मतलब समन्वय समायोजन स्थापित किया, यानी मानसिक नियंत्रण रखा। अब वो साथ में कर रहा है, लेकिन सब चीज का उसमें साथ चल रहा है, यानी दिमाग भी साथ में काम कर रहा है, नाक भी साथ में रहा है, हाथ भी साथ मिल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छी प्रोपोर्शन दिखाई दे रही है। इसका मतलब आप समझ गए ना साथियों, कि यहाँ पे ये है कि पहले क्या अभिवृद्धि सामान्य से पूर्ण की ओर होती है, और बाद में उसमें क्या है, विशिष्टता देखने को मिलती है। तो हमेशा ध्यान में रखना, अभिवृद्धि और विकास होता है ना, वो पहले सामान्य से होता है, और फिर उसमें क्या होती है, विशिष्टता देखने को मिलती है। तो इस बात को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि सामान्य से विशिष्टता की ओर सिद्धांत हमें क्या कहता है, कि अभिवृद्धि और विकास हमें पहले सामान्य रूप से होगा, और फिर विशिष्टता उसमें आ जाएगी। तो ये था सामान्य से विशिष्टता की ओर का सिद्धांत। अब साथियों अगले सिद्धांत की चर्चा करते हैं। अगला सिद्धांत कौन सा है, 8 नंबर के सिद्धांत की बात कर रहा हूं साथियों। 8 नंबर के सिद्धांत की बात कहता हूं। ये कहता है कथनीय पूर्व पूर्व निश्चित कथनीय निश्चित कथनीय का सिद्धांत। पूर्व निश्चित कथनीय का सिद्धांत साथियों, कुछ ऐसे कथन होते हैं, है ना, कुछ ऐसे कथन होते हैं जो पहले से निश्चित होते हैं, है ना, अभिवृद्धि में। साथियों देखो यहां पे ये लिख सकते हो, कुछ ऐसे कथन होते हैं, कुछ ऐसे कथन होते हैं जो पहले से अभिवृद्धि और विकास में निश्चित होते हैं, पहले से अभिवृद्धि में और विकास में निश्चित होते हैं। ये आप समझ गए होंगे, निश्चित होते हैं। उदाहरण से समझाता हूं साथियों आपको कैसे निश्चित होते हैं। उदाहरण ये है कि साथियों मान लो एक बालक ने जन्म लिया, और जन्म लेने के समय उसके मुंह में दांत नहीं थे, फिर दांत आए मतलब अभिवृद्धि हुई। अब दांत आने लग गए तो हमने क्या कर लिया, ये घोषणा कर दी, ये पूर्व कथन कह दिया कि इसके 3 दांत एक साथ आएंगे। पूर्व मतलब पूर्व रूप में हमें क्या कर रहे हैं, इसकी कथन पर मतलब घोषणा कर रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, निश्चितता कर दी कि हमने पहले इसके 3 दांत एक साथ आएंगे। इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि हमेशा अभिवृद्धि क्या होता है, तो पूर्व निश्चित कथनीय का सिद्धांत होता है, यानी अभिवृद्धि पहले से निश्चित होती है। हम उसमें क्या है कि घोषणा कर सकते हैं, ऐसा होगा, ऐसा इस प्रकार हो सकता है, और होता भी है। और साथ ही इसी प्रकार क्या होता है कि इस पूर्व निश्चित कथनीय सिद्धांत है ना, इसके कुछ उपनियम भी दिए गए, उस उपनियमों की भी चर्चा मैं आपके सामने करता हूं। उपनियम कौन कौन से, उनकी चर्चा करते हैं। इसके उपनियम उपनियम का मतलब है इसके नियम है साथियों, और भी अलग इसके अंतर्गत आते हैं। उपनियम में इसका एक नियम आता है साथियों, वो ध्यान में रखना। पहला नियम आता है साथियों, मस्त बोध मुक्त नियम। ये क्या है भाई साहब, नाम अजीब है, लेकिन नाम बहुत अच्छा है, समझ में आएगा आपको। मस्त बोध मुक्त नियम, इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति का जो विकास है, व्यक्ति के अंदर अभिवृद्धि है,
वो साथियों विकास है या अभिवृद्धि है, वो क्या होता है कि उसमें पहले प्राणी के सिर का विकास होगा, पहले प्राणी के सिर का विकास होगा और फिर पैरों का। तो इसमें ये बताया गया है कि प्राणी के अंदर जो विकास होता है ना, वो पैर, सिर से पैरों की ओर होता है। विकास है वो किस तरफ होता है? विकास है सिर से, सिर की बात कर रहा हूं, सिरे की नहीं, सिर से पैरों की ओर होता है, पैरों की ओर होता है। विकास हमेशा सिर से पैरों की ओर होता है। यानी मुक्त बोध, जो ये नियम है ना, मस्त बोध मुक्त का नियम है, ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर या किसी प्राणी के अंदर मतलब जो विकास होता है वो पहले सिर का होगा फिर पैरों की तरफ होता है। यानी कोई भी बालक जन्म लेता है तो पहले उसके मस्तिष्क का विकास होगा, उनके सिर का विकास होगा, सिर के आसपास जितने भी अंग है ना, पहले उसका विकास होगा। यानी एक मान लो एक बालक ने जन्म लिया, और बालक ने जन्म लिया तो सबसे पहले उसके सिर के आसपास के जो अंग है ना, उसका विकास होगा। मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूं। एक मान लो एक बालक ने जन्म लिया, और बालक जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें नहीं खुलती है, लेकिन 16 घंटों के आसपास, मतलब 16 घंटे हो जाती है तो बालक अपनी आंखों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। यानी 15-20 घंटे तक क्या करता है, बालक एक आंख खोलता है, फिर एक उसकी बंद हो जाती है, फिर दूसरी खोलता है तो एक बंद हो जाती है, लेकिन 16 घंटे के बाद क्या करता है, बालक दोनों आंख खोलनी शुरू कर देता है। यानी उसने क्या किया, पहले अपनी आंखों पर नियंत्रण करना शुरू कर लिया। इसके बाद वो क्या साथियों, सुनना शुरू करता है ना, सुनना शुरू कर देता है। सुनने के बाद साथियों उसमें क्या होता है, फिर मस्तिष्क के जो सिर के नजदीक होते हैं ना, उस अंगों का विकास पहले होगा, फिर सुनना शुरू कर देता है, फिर साथियों वो रोना भी शुरू कर देता है। बालक है ना, वो रोना भी शुरू कर देता है ना, चिल्लाना भी शुरू कर देता है। यानी जो मस्तिष्क के नजदीक है ना, उसका विकास हो रहा है। फिर साथियों उसकी धड़ का विकास होता है, और धड़ के बाद उसके हाथों का विकास होता है, फिर उसके पैरों का विकास होता है। यानी पहले क्या था, धड़ धड़ का विकास होगा, पैरों हाथों का विकास होगा तो बालक बैठना सीख जाता है, फिर पैरों का विकास होगा तो बालक चलना सीख जाता है। यानी विकास क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो पहले जो बालक के मस्तिष्क के जो नजदीक भाग है ना, नजदीक अंग है, उनका विकास हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, उसके पैरों का विकास हो रहा है, यानी मस्तिष्क से दूर का। तो विकास हमेशा क्या होता है, विकास हमेशा सिर से पैरों की तरफ होता है। यह सिद्धांत हमें इस बात को बताता है। तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे कि विकास हमेशा किसकी तरफ होता है, सिर से पैरों की तरफ होता है। एक साथियों इसका और मुख्य नियम, जो उपनियम है वो भी आपको मैं बता देता हूं। इसका उपनियम है एक और, वो भी आपको लिख देता हूं यहाँ पे। उसका केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से सीरा की ओर, सीरा की ओर, ये सिर नहीं है, सीरा, शीरा साथियों आपको पता मांसपेशियां होती हैं, सीरों की ओर, केंद्र से सिरों की ओर विकास होता है। साथियों व्यक्ति में विकास है ना, वो केंद्र से सिरों की ओर होता है। केंद्र से सिरों की ओर कैसे होता है वो भी बताऊंगा आपको, किस प्रकार होता है ना, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसका सबसे पहले विकास मान लो एक पैर है, मान लो ये पैर है, मैं पैर का एक चित्र बना देता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। साथियों ये पैर है, बहुत लंबा पैर व्यक्ति का, ये पैर है, और इसमें ये हड्डी है साथियों, समझ गए। अब देखो केंद्र से पहले, मतलब ये केंद्र है, हड्डी इसका क्या है, केंद्र है। इस हड्डी का विकास होगा पहले, पहले क्या होगा, इस हड्डी का विकास होगा साथियों। इस हड्डी का विकास होगा और किसकी तरफ होगा, सिरों की तरफ। सिरों का मतलब मांसपेशियों की तरफ होगा। इस हड्डी का विकास मांसपेशियों की तरफ होगा, इस प्रकार, यहां इस हड्डी का विकास इस प्रकार होगा, ये मांसपेशियों का विकास हो जाएगा। इसमें हड्डी का जैसे जैसे विकास होगा फिर मांसपेशियों का विकास होगा, यानी यहां से मांसपेशियां मजबूत बनेंगी तो हड्डियां अपने आप ही मजबूत हो जाएंगी। हड्डी जितनी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनका क्या है। तो इस सिद्धांत क्या कहते हैं, केंद्र से सिरों की ओर होता है। एक साथी उसका और उपनियम होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। वो हमने पहले आपको भी बता दिया कि शरीर में सबसे पहले क्या है कि सामान्य जो अंग होते हैं ना, मतलब अभिवृद्धि होती है, वो सामान्य से पूर्ण की ओर होती है। यानी पहले सामान्य विकास होगा, फिर उसमें उस अंग में क्या होती है, विशिष्टता देखने को मिलती है, फिर उसमें मजबूती देखने को मिलती है। तो साथियों ये आप समझ गए होंगे कि जो अपन ने पढ़ा था 8 नंबर का पूर्व निश्चित कथनीय जो नियम था, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब साथियों अगला जो नियम है वो पढ़ते हैं। अगला नियम, अगला सिद्धांत कौन सा है, अभिवृद्धि विकास के अगला सिद्धांत है साथियों, बात कर रहा हूं साथियों 9 नंबर की। 9 नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं, 9 नंबर पे पढ़ेंगे साथियों वंशानुक्रम एवं वंशानुक्रम
नहीं सॉरी, वंशानुक्रम नहीं, अनुवांशिक अनुवांशिक गुण एवं वातावरण के मध्य। वंशानुक्रम तो आप लगाओगे तो थोड़ी सी परिभाषा में आपकी प्रॉब्लम आएगी याद करने में, हालांकि एक ही बात है। तो यहां पे लिख लो आप वंशानुक्रम, वंशानुक्रम एवं वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत, मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये आपको समझना है। वंशानुक्रम में वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये क्या होता है? यानी वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य जितनी अच्छी अंतःक्रिया होगी उतना ही अच्छा क्या होगा? विकास होगा। बस यहीं पे बात खत्म करनी है। यानी जितना अच्छा अंतःक्रिया होगी, यानी वंशानुक्रम एवं वंशानुक्रम या आनुवंशिकता गुणों के मध्य और वातावरण के मध्य जितनी अच्छी अंतःक्रिया होगी उतना अच्छा विकास होगा। यानी बालक जिस वातावरण में जन्मा है, जिस पर्यावरण में जन्मा है, जिस एनवायरनमेंट में जन्मा है और जिस वंश में जन्मा है, उस वंश में साथियों, उस वंश में बालक को किस प्रकार उसकी परवरिश की जाती है, किस प्रकार को उसको माहौल में रखा जाता है, कैसे उसको वातावरण में रखा जाता है। अगर बालक अपने परिवार वाले सदस्य हैं उसके द्वारा की गई परवरिश और फिर वातावरण के मध्य उसका जो हो जाता है ना, अच्छी तरीके से मध्य अंतःक्रिया हो जाती है, तो बालक का विकास अच्छी तरीके से होगा। मान लो एक बालक के अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छे परिवार से आता है, लेकिन साथियों बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत ज्यादा अच्छे गुण मान लो आप, और साथियों फिर वातावरण में, ऐसे वातावरण में छोड़ दिया कि वहां पे उसको अच्छा माहौल ही नहीं बन रहा है, तो बालक का विकास में प्रभाव देखने को आपको कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। अगर बालक एक अच्छे घर का बालक है, अगर उसको अच्छे वातावरण में रखा जाएगा ना, जितना अच्छा वातावरण में रखा जाएगा उसका विकास उतना ही अच्छा होगा। आप समझ गए ये बात को, कितना अच्छा होगा, इस बात को आप समझ गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया जितनी अच्छी होगी उतना ही क्या होगा? उतना ही विकास, उतनी अभिवृद्धि उसमें अच्छी होगी। चाहे बालक कितने अच्छे वातावरण का हो, अगर मान लो वातावरण तो अच्छा मिल गया लेकिन जो उनका वंशाक्रम है वो सही नहीं मिल पा रहा है उनको, उनके घर में क्या होता है, रोज कलह होती है ना, लेकिन वातावरण आसपास का माहौल है ना, आसपास के जो लोग है वो पढ़ने वाले उसके आसपास रहते हैं, लेकिन फिर उनका घर पे डिस्टर्ब हो रहा है। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अच्छे घर से बालक होता है, लेकिन शहरों में जाकर के जब तैयारी करता है, किसी ऐसी जगह पे जाकर कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं या ऐसे आसपास का ऐसा एनवायरमेंट उसको प्राप्त हो जाता है जिसमें वो मतलब ऐसी चीजें को देख लेता है जिससे उसके मन में क्या होती है, भ्रमिकता पैदा हो जाती है। तो बालक का विकास में वहीं पर क्या हो जाता है, अवरुद्ध पैदा हो जाता है ना, अवरोध, रुकावट आ जाती है साथियों, है ना। तो इस प्रकार क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि वंशानुक्रम वातावरण के मध्य जितनी अच्छी अंतःक्रिया होगी उतना अच्छा क्या होगा, विकास होगा। अब साथियों जो अभिवृद्धि और विकास के जितने भी जो महत्वपूर्ण बनते हैं ना नियम और सिद्धांत, उसको हमने पढ़ लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा, मैंने आपको बताया। सबसे पहले साथियों हमने पढ़ा था सततता एवं निरंतरता का जो सिद्धांत वो पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा था साथियों व्यक्तिगत भिन्नता का नियम, फिर परिमार्जकता का नियम, है ना, फिर समान प्रतिमान का नियम, और इसके बाद साथियों सामान्य से विशिष्टता की ओर नियम, और फिर साथियों चक्राकार या आप वर्ताकार प्रगति का जो नियम पढ़ा। फिर साथियों इसके बाद जो हमने पढ़ा चक्राकार या वक्रति के बाद जो सामान्य जो उसके जो विकास होते हैं, जो चक्राकार या वक्रति के बाद हमने पढ़ा बालक के अंदर समन्वय का जो सिद्धांत है वो पढ़ा, है ना। इस प्रकार के मतलब सभी सिद्धांत है वो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए कि कौन कौन से नियम है, किस नियम को उदाहरणों द्वारा हमने समझा, और अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या भी मैंने आपके सामने कर दी। तो ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि समन्वय का सिद्धांत क्या है ना, पूर्व कथनीय का नियमों का सिद्धांत क्या है, और साथियों सामान्य विशेषता की ओर क्या सिद्धांत क्या कहता है,
और वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है, इन सबको आप जब मैंने अच्छी तरीके से जान लिया, तो ये तो साथियों था प्रमुख सिद्धांत। अब साथियों कुछ कथन है उनकी तरफ मैं लेकर के जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रैंक महोदय का कथन। फ्रैंक का कथन, एक कथन है साथियों फ्रैंक का कथन। फ्रैंक का कथन है कि मानव का जीवन यात्रा एक चौड़े मार्ग के समान है। उसने क्या कहा, मानव की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग के समान है। चौड़ा मार्ग है जिस पर उसे जीवन भर चलना है, जिस पर उन्हें जीवन भर चलना है। ये फ्रैंक का कथन है, मानव का जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर उसे जीवन भर चलना है। एक कथन और भी मैंने आपको बताया था, गेसले का कथन। किसका कथन साथियों, गेसले का कथन। गेसले कहते हैं कि इस संसार में व्यक्तिगत भिन्नता का फैलाव उतना है जितना इस संसार में मानव है। यानी जितने प्रकार के यहाँ पे लोग हैं, है ना, जितने प्रकार के यहाँ पे लोग हैं उतने प्रकार की यहाँ पे क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो ये कथन भी आप याद रख लेना। फ्रैंक कहते हैं मानव के जीवन की यात्रा एक चौड़े मार्ग के समान है जिस तरह उन्हें जीवन भर चलता रहना है। गेसले कहते हैं कि संसार में व्यक्तिगत भिन्नता इतनी है कि इतना फैलाव है, जितना उसमें मानव है, जितने इसमें लोग हैं। ये सब इनकी जो कथन थे इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान में रखने। तो साथियों अब अपन क्या करेंगे, अब अपन पढ़ेंगे विकास के बारे में। थोड़ा सा विकास के बारे में और जाने थे कि विकास में परिवर्तन किस प्रकार होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये तो प्रमुख सिद्धांत थे, वो भी हमने पढ़ लिए। अब चलो हम चलते हैं आगे की तरफ। मैं आपको लेकर के जा रहा हूं एक बहुत ही अच्छी विषय की तरफ लेकर के जा रहा हूं साथियों। हम जल्दी पूरा करेंगे साथियों इस मनोविज्ञान को। तो अब पढ़ेंगे अपन विकास के बारे में। विकास, डेवलपमेंट के बारे में। साथियों विकास आप समझ गए होंगे क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको अच्छी तरीके से बताया था कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक मानव के अंदर शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन दिखाई देते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और साथियों विकास क्या होता है आपको पता है, जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है। और अभिवृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय तक चलने वाली घटना होती है, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसके बाद क्या होता है, जीवन पर्यंत नहीं चलती है। अभिवृद्धि होती है वो वृद्धि को दर्शाती है, और विकास किसको देता है, शारीरिक पक्ष को देता है। शारीरिक पक्ष अभिवृद्धि होती है वो वृद्धि को दर्शाती है। जबकि विकास क्या होता है साथियों, विकास व्यक्ति की कार्य कुशलता, व्यक्ति की क्षमता और व्यवहार की प्रकृति को दर्शाता है। अभिवृद्धि साथियों शारीरिक पक्ष को दर्शाती है, जबकि विकास होता है ना वो सभी पक्षों को दर्शाता है, चाहे वो सामाजिक पक्ष है, नैतिक पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, भाषाई पक्ष है ना, जितने भी पक्ष होते हैं ना, सभी पक्षों को विकास क्या कहता है, दर्शाता है ना। इसलिए साथियों आप समझ गए कि अभिवृद्धि तो क्या होती है, शारीरिक पक्ष को दर्शाती है, जबकि विकास सभी पक्षों को दर्शाता है। ये बातें थी विकास और अभिवृद्धि की। अब समझ गए कि विकास क्या होता है। विकास आपको पता है कि शरीर में जन्म से लेकर के मृत्यु तक शरीर में होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तन क्या होते हैं, विकास होते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अब देखो आगे क्यों चलते हैं, विकास में परिवर्तन पढ़ेंगे कि विकास में परिवर्तन किस प्रकार होता है, क्या कारण ऐसे हो जाते हैं कि विकास में परिवर्तन आने लग जाता है। तो अपनी हेडिंग है विकास में परिवर्तन। विकास में परिवर्तन देखो विकास में परिवर्तन पढ़ेंगे। विकास में परिवर्तन पढ़ने से पहले मैं आप किस प्रकार पढ़ेंगे, तो सबसे पहला परिवर्तन है साथियों आकार में परिवर्तन। क्या है, आकार में परिवर्तन। पहला परिवर्तन है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, विकास में साथियों आकार में परिवर्तन आने से क्या हो जाता है, विकास में परिवर्तन हो जाता है। और आकार में परिवर्तन साथियों दो तरीके से आता है। कितने तरीकों से आता है, दो तरीकों से आता है। एक तो आता है साथियों शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन। और एक साथियों होता है, आपको पता है क्या परिवर्तन होता है, एक शारीरिक परिवर्तन, एक होता है मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन। अब शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं,
शारीरिक परिवर्तन का मतलब साथियों ये है कि शरीर का आकार है, शरीर की ऊंचाई है यानी हाइट्स है ना, शरीर की लंबाई है, शरीर के वजन में जो परिवर्तन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। आप समझ गए कि शारीरिक परिवर्तन क्या होता है। अब साथियों देखो, एक होता है मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन का तात्पर्य ये है कि शरीर के अंदर जैसे चिंतन करना है, मनन है ना, सोच है, संप्रत्य है, ये सभी के सभी क्या है, मानसिक परिवर्तन है साथियों। क्या है, मानसिक परिवर्तन है। तो विकास में अब आप समझ गए होंगे कि विकास में परिवर्तन क्या होता है, आकार में परिवर्तन होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से आकार में परिवर्तन हो जाता है विकास के द्वारा। तो ये भी विकास को क्या करता है, विकास में परिवर्तन लाने को, तो ये भी विकास में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब दूसरी मैं बात करता हूं, और 2 नंबर पे मैं बात करता हूं तो विकास में परिवर्तन देखने को मिलता है, वो क्या है, वो एक अनुपातिक परिवर्तन देखने को मिलता है। अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन कैसे देखने को मिलता है, अनुपात का संबंध साथियों शारीरिक विकास से, यहाँ पे शारीरिक विकास से, शारीरिक पक्ष से अनुपात का संबंध विकास से, अनुपात अनुपात का संबंध 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 विकास से है, शारीरिक विकास है। साथियों देखो, अभिवृद्धि होती है ना, वो तो एक शारीरिक पक्ष को लेकर के चलती है, जबकि विकास होता है वो सभी पक्षों को लेकर के चलता है। संज्ञानात्मक पक्ष है, नैतिक पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, भाषाई पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, सभी पक्षों को लेकर के चलता है ना। अब कैसे अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलता है ये बताओ हमें, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो अनुपातिक परिवर्तन होता है, जैसे पहले बालक क्या था, छोटा था, फिर बड़ा हुआ, तो पहले के अनुपात में बालक का बड़ा हो जाना, पहले के अनुपात में बालक में ज्यादा नॉलेज हो जाना, वही क्या होता है साथियों, अनुपातिक परिवर्तन होता है विकास में। समझ गए विकास में अनुपातिक परिवर्तन कैसे, उदाहरण से आप समझ गए होंगे साथियों, मुझे समझ में आ गया कि पहले की तुलना में हाइट बड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब पहले की अनुपात में बालक की हाइट बड़ी हो गई, पहले की अनुपात में बालक ने ज्यादा पढ़ना अच्छा मतलब याद करने की क्षमता अच्छी हो गई। इसका मतलब यह है कि बालक में क्या आ रहा है, अनुपातिक परिवर्तन आ रहा है। अनुपातिक परिवर्तन है साथियों, पहले छोटा था फिर बड़ा, ये क्या है, अनुपातिक परिवर्तन है। आप समझ गए कि अनुपातिक परिवर्तन क्या होता है। अब साथियों 3 नंबर पे बात करता हूं, 3 नंबर पे परिवर्तन क्या देखने को मिलता है, 3 नंबर पे आता है पुराने चिन्हों का लोप होना, पुराने चिन्हों का लोप होना। पुराने शरीर में जितने भी पुराने चिन्ह होते हैं ना साथियों, उसका लोप होना ही विकास में परिवर्तन है। जितने भी पुराने चिन्ह होते हैं शरीर में, अब पुराने चिन्हों का लोप होना विकास में परिवर्तन कैसे है, तो उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। मान लो पहले बालक के क्या होते हैं, जन्म से मतलब जो दांत आते हैं उसको क्या कहते हैं, दूधिया दांत कहते हैं, कच्चे दांत बोलते हैं, मिट्टी के दांत बोलते हैं आप, है ना, तो वो दांत होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि 7 वर्ष की अवस्था के बाद बाल्य अवस्था में उसके क्या आ जाते हैं, मजबूत दांत आ जाते हैं। तो पुराने चिन्ह क्या, पुराने दांत है वो लोप हो गए, यानी पुराने चिन्ह थे वो खत्म हो गए और फिर नए चिन्ह आ रहे है ना। तो ये क्या है, पुराने चिन्हों का लोप होना ही क्या है, विकास में परिवर्तन है। यानी पहले वाले दांत खत्म हो गए, फिर मजबूत दांत आ गए, तो उसमें बालक में क्या हो गया, विकास हो गया। अगर प्रश्न आ जाए किसी बालक के अंदर पुराने चिन्हों का मतलब पुराने जो दूध वाले दांत टूट गए फिर उसमें नए दांतों का विकास हुआ, उसमें क्या अभिवृद्धि है या विकास, अभिवृद्धि हुआ या विकास हुआ, तो उसमें आप आराम से बोल सकते हो उसमें विकास में परिवर्तन हुआ है, अभिवृद्धि में परिवर्तन नहीं हुआ है। अभिवृद्धि में परिवर्तन आपको पता किस प्रकार होता है, पहले एक दांत आता है, फिर 2 दांत आता है, फिर 3 दांतों की संख्या बढ़ रही है, मतलब अभिवृद्धि में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लेकिन दांत क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, है ना, 3-4 दांत हो रहे हैं लेकिन मजबूत हो रहे हैं। तो मजबूत होने का मतलब ये है कि दांतों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। आपको मैंने पहली बार ये बताया था कि अभिवृद्धि हमेशा क्या होती है, संख्यात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, और अभिवृद्धि कभी भी गुणात्मक नहीं होती। जबकि विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। विकास हमेशा क्या है, गुणात्मक पक्ष को बढ़ावा देता है ना। यानी उसमें नयापन कितना आ रहा है, नयापन का मतलब उसमें जो पहले नहीं था वो वर्तमान में हो गया, पहले दांत कच्चे थे फिर पक्के आ गई, मतलब विकास उसमें गुणात्मक रूप से बढ़ेगी, उसके गुणों में वृद्धि हो रही है ना, ना कि संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाती है। और गुणों मात्रा में बड़ी वृद्धि होना क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। तो यह आप समझ गए होंगे कि पुराने चिन्हों का लोप होना विकास में परिवर्तन होता है, इस बात को भी आप समझ गए। अब चौथी बात और करता हूं आपको, चौथी बात साथियों ये है कि नए चिन्हों का उदय होना, नए चिन्हों का
उदय होना, उदय होना विकास में परिवर्तन है। अब शरीर में अगर कोई नया चिन्ह आ रहा है, नया चिन्ह का आना भी क्या है साथियों, शरीर में नयापन आना, शरीर में नया चिन्हों का उदय होना ही क्या है, विकास में परिवर्तन साथियों। मान लो पहले उसके कच्चे दांत थे, फिर उसके दांत आ गए पक्के, मतलब विकास हो गया, है ना। और साथियों पहले देखो आवाज पतली थी फिर मोटी हो गई, यानी अचानक परिवर्तन, जब किशोरावस्था में आते हैं तो परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी आवाज का भारीपन होना, है ना, दाढ़ी मूंछ का आना, महिलाओं में आवाज का मधुर होना, है ना, ये सभी के सभी क्या है, विकास में परिवर्तन है ना। ये क्या है, विकास में परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन नहीं है। ये साथियों आवाज पहले तो थी ना, आपको पता है आवाज पहले उनको थी, लेकिन उसकी आवाज में परिवर्तन हो गया, मतलब उसकी आवाज में क्या हो गया, विकास हो गया, है ना। पहले मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब उसकी आवाज थी नहीं, फिर आवाज आई, है ना। तो आवाज जब पहली बार बोलना समझता है, सीखता है ना, तो वो क्या है, जब पहली बार बालक शब्द बोलता है तो वो क्या, उसमें अभिवृद्धि हुई है, लेकिन उसी आवाज में परिवर्तन हो रहा है, उसमें गुणात्मक हो रहा है, गुणात्मक हो रहा है, तो क्या है, विकास है। यानी आपको पता है कि अब विकास होता है वो गुणात्मक भी होता है, संख्यात्मक भी होता है, और विकास क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है। ये आप इस बात से समझ सकते हो। यानी मैंने आपको बताया था कि अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है, जबकि विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। इस बात को आप अगर याद रखोगे तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो साथियों विकास में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है, चार चार प्रकार से होता है। एक तो आकार में परिवर्तन से विकास में परिवर्तन होता है, एक साथियों अनुपातिक परिवर्तन से विकास में परिवर्तन होता है, एक साथियों पुराने चिन्हों का लोप होने में विकास में परिवर्तन होता है, और एक साथियों नए चिन्हों का उदय होने पर क्या होता है, विकास में परिवर्तन होता है। तो ये बात भी आप समझ गए कि विकास में परिवर्तन। अब साथियों हम आगे चलते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अभिवृद्धि और विकास है ना, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से। इसमें जो परिवर्तन होता है ना, ये तो आप समझ गए। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, किस प्रकार अभिवृद्धि है और किस प्रकार विकास है वो प्रभावित होता है, इस बात को आगे समझना है। तो हेडिंग डाल लो, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अब वो हमें देखना है। अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, तो देखो प्रभावित किस प्रकार, कोई चीज में मतलब परिवर्तन, उसमें रुकावट आना, वो ये क्या होता है, किस प्रकार उसमें रुकावट आएगी, अभिवृद्धि में किस प्रकार रुकावट आएगी, विकास में किस प्रकार रुकावट आता है, वो बात को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करने वाला पहला कारक की बात करता हूं साथियों। तो पहला जो कारक है ना वो साथियों वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, यानी वंशानुक्रम है, उससे क्या अभिवृद्धि और विकास में प्रभाव देखने को मिलता है। तो वंशानुक्रम क्या करता है, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। यानी बालक को, मतलब एक बालक ने एक वंश में जन्म लिया, उस वंश में उसके माता पिता के उसके वो गुण आएंगे। अब कैसे गुण आएंगे, ये आप जानते हो कि मान लो किसी बालक के माता पिता के घुंघराले बाल है ना, तो उसको घुंघराले बाल हो जाना, है ना, तो ये क्या है, विकास को प्रभावित तो कर रहे हैं ना। अब दूसरी बात है, जैसे मान लो कोई बालक है, उसके माता पिता के अगर बाल मतलब गंजापन है उसके, तो फिर उसमें भी गंजापन आने की संभावना थी। तो ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो वंशानुक्रम के आधार पे देखे जाते हैं। अब दूसरी मैं बात कर रहा हूं साथियों, इसके बाद दूसरी मैं बात कर रहा हूं वो है वातावरण। दूसरा है वातावरण, है वातावरण, वातावरण, वातावरण से भी विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। वातावरण से विकास यानी बालक को किस प्रकार का एनवायरनमेंट मिल रहा है, किस प्रकार का बालक को पर्यावरण मिल रहा है, कैसा उसको माहौल मिल रहा है, उस माहौल में भी बालक का विकास है वो प्रभावित होता है, बालक की अभिवृद्धि भी प्रभावित हो जाती है। उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा साथियों, उदाहरण में यहाँ पे 3 लूंगा। एक तो साथियों उदाहरण यहाँ पे लेना चाहूंगा, जैसे उत्तर भारत का ले लो, एक व्यक्ति उत्तर भारत का ले लो, और साथियों एक व्यक्ति मान लो उत्तर भारत का ले लिया, उत्तर भारत का, और साथियों एक व्यक्ति हमने ले लिया मध्य भारत का, मध्य भारत का, और एक साथियों हमने ले लिया दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का। वातावरण के आधार पे देखो, अब देखो उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, तीनों में वातावरण कैसा है आप समझते हो। उत्तर भारत में जाओगे तो वहां का वातावरण, वहां का माहौल कैसा है, एनवायरमेंट वहां का कैसा है,
वहां पे ठंड है ना। आपको पता है जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है ना, वहां पे बहुत अच्छी ठंड देखने को मिलती है, अच्छा माहौल है, बहुत सुंदर घाटियां हैं, है ना। फिर आप बीच में मध्य भारत में आओगे तो कर्क रेखा से आपको पता है सूरज सबसे ऊपर चमकता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि सूर्य की किरण तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या है गर्मी देखने को ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा गर्मी है ना। तो वातावरण आपको पता है एनवायरमेंट यहाँ पे गर्म है। फिर आप जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जा रहे हो तो सूर्य के नजदीक जा रहे हो, अब सूर्य के नजदीक जा रहे हो तो साथियों वहां पे क्या बहुत ज्यादा गर्मी है। अब देखो ये व्यक्ति है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में काले लोग पाए जाते हैं साथियों, कारण यही है साथियों, वहां के कारण काले लोग पाए जाते हैं वहां पे, मतलब उसके लोगों का रंग काला होता है ना। लोगों की हाइट लंबी होती है ना। और मध्य भारत के लोग हैं, अब मध्य भारत के लोगों में क्या होता है, यहाँ पे साथियों की बीच का क्षेत्र पाया जाता है, यानी लोग है ना मटमैले रंग के होते हैं, मटमैले समझ गए, यानी आधे काले होते हैं, आधे थोड़े से भूरे होते हैं, कुछ लोगों की ऐसी होती है, हाइट भी बीच वाली होती है ना। शरीर भी ऐसा ही होगा, शरीर की यहाँ पे लोग मतलब पतले पतले होते हैं, और यहाँ पे लोग थोड़े बीच के साइज के से होते हैं, है ना, पेट बड़ा होता है ना, बाकी शरीर पतला होता है, इस प्रकार के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। और मटमैले रंग के मतलब लाल लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के मतलब आप कह सकते हैं ना लाल रंग होता है यहाँ के लोगों का, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी है, यहाँ पे सर्दी भी है, सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, कभी कभी सूर्य ठंडा हो जाता है, तो मतलब कभी कभी धरती ज्यादा ठंडी हो जाती है, इस प्रकार का देखने को मिलता है। उत्तर भारत में चलोगे तो साथियों वहां पे अच्छा वातावरण है, मतलब ठंड है वहां पर, तो वहां के लोगों का रंग कितना मतलब एकदम गोरे लोग पाए जाते हैं, वहां पे क्या है बिल्कुल गोरे गोरे लोग मिलते हैं आपको, गोरे लोग मिलेंगे, और बहुत ही सुंदर उसका शरीर होता है, सुडौल शरीर होता है, अच्छी हाइट होती है, ज्यादा नहीं तो ज्यादा होती है, एकदम सुंदर शरीर होता है ना। कहते हैं ना सेव जैसे लोग, जम्मू कश्मीर की सेव प्रसिद्ध है ना। तो आप समझ गए होंगे साथियों इस बात को। तो ये क्या है वातावरण पे निर्भर करता है साथियों, कि जिस प्रकार का इन्वायरमेंट है, जिस प्रकार का माहौल है, उस प्रकार से बालक का क्या होगा विकास होगा। और अगर वैसा नहीं मिल रहा है तो बालक में क्या होता है, जिस प्रकार जिस माहौल में रहता है उस प्रकार उसका विकास होगा, और यही वातावरण क्या है एक तरीके से विकास को अभिवृद्धि को क्या करता है प्रभावित करता है। तो वातावरण का भी एक बहुत बड़ा रोल है देखने को मिलता है। तो साथियों अब चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे की हम बात करते हैं 3 नंबर पे बात करेंगे, तो वो है साथियों बुद्धि। बुद्धि से भी क्या होता है, बुद्धि भी क्या करती है प्रभावित करती है वातावरण को। बुद्धि बुद्धि भी क्या करती है सॉरी अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। बुद्धि क्या करती है अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। बुद्धि मतलब अलग अलग प्रकार की होती है साहब, संवेगात्मक सॉरी किसी के मतलब सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बुद्धि के बालक होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं, है ना। ये सभी के इसी कारण हम कह सकते हैं कि बुद्धि भी क्या आती है कि कहीं ना कहीं बुद्धि का भी रोल होता है, जो क्या करती है अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। फिर साथियों बात करते हैं दुर्घटना, दुर्घटना से और रोगग्रस्त यानी कोई रोग हो जाता है या फिर कोई दुर्घटना घट जाती है, तो विकास में क्या आ जाती है रुकावट आ जाती है, यानी अभिवृद्धि में भी रुकावट आ जाती है। तो ये भी हम कारण मान सकते हैं, प्रभावित करने वाला कारण है दुर्घटना है, रोग है, रोगग्रस्त। और फिर साथियों 5 नंबर पे बात करूं तो समाज है, देश है, और साथियों परिवार है। ये भी इससे भी क्या होता है साथियों प्रभावित होता है ना। भी कैसा देश में रहता है, कैसा उसको समाज है, उसकी प्रकार मतलब वो उनके हिसाब से उसका विकास होता है। तो अभिवृद्धि भी क्या होती है मतलब प्रभावित होती है, विकास भी क्या होता है प्रभावित होता है समाज देश और परिवार से। समझ गए। इसके साथियों बात करते हैं 6 नंबर पे सभ्यता एवं संस्कृति। सभ्यता एवं संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कृति से भी क्या होता है विकास है, अभिवृद्धि है, वो प्रभावित हो जाती है। अब साथियों आप समझ गए होंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वंशानुक्रम है जिससे विकास प्रभावित होता है, वातावरण है उससे प्रभावित होता है, बुद्धि है, दुर्घटना रोगग्रस्त है, समाज है, देश परिवार है, सभ्यता संस्कृति। लेकिन साथियों प्रश्न में अगर देखो प्रश्न आ जाते तो उस प्रश्नों में अगर दोनों आ जाए सबसे ज्यादा वातावरण और वंश, ये जो वातावरण आ जाए 1 घंटा होगी साथियों, 1 घंटा हो गई, हमें जल्दी से क्लास को खत्म करना है। वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण इस सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित कौन करता है विकास को। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रभावित करता है विकास को, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा रोल पर्यावरण का होता है, वातावरण का होता है, एनवायरमेंट का होता है, माहौल का होता है। जैसा माहौल होता है वैसा उनका विकास होता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है वंशानुक्रम। ये तो बात की बात होती है, कभी कभी क्या होता है कि किसी के माता पिता के क्या होते हैं कि अगर बाल घुंघराले नहीं हो तो भाई उनके जाहिर थोड़ी है कि कभी कभी उसकी औलाद मतलब उसकी संतान के भी बाल घुंघराले हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
तो ये भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो प्रभावित करने वाले कारक हैं साथियों वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, दुर्घटना रोगग्रस्त, समाज, देश, परिवार और सभ्यता और संस्कृति। तो आप इस बात को समझ गए हैं। अब साथियों अब हमने आज क्या पढ़ा वो देखो, थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। देखो आज हमने सबसे पहले पढ़ा अभिवृद्धि और विकास को जितने भी प्रमुख सिद्धांत थे उसके बारे में जाना बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। और इसके बाद साथियों हमने जाना कि जो अभिवृद्धि जो विकास है उसको मतलब उसमें परिवर्तन किस प्रकार आता है। फिर हमने जाना कि विकास को प्रभावित करने वाले, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो जो अपना जो बाल मनोविज्ञान का जो टॉपिक था ना वो लगभग सब पूरा हो गया। हम शुरू कर रहे हैं साथियों विकास की अवस्थाएं, इसके अंदर एक टॉपिक लगता है ना, विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे साथियों। पहले हमने बाल मनोविज्ञान के बारे में जाना कि बस इसका आरंभ कैसे हुआ, है ना, इसकी परिभाषा क्या थी और इसके अंदर मतलब इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी परिभाषाएं क्या होती है ना, बाल मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है ना, बाल मनोविज्ञान के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अंदर दो शब्द आए थे, अभिवृद्धि और विकास। तो अभिवृद्धि और विकास को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब साथियों हम पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाएं, और वो भी इस बाल मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों हेडिंग डालो विकास की अवस्थाएं। हेडिंग है साथियों विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। अब देखो विकास की अवस्थाएं पढ़ने जा रहे हैं तो देखो बाल मनोविज्ञान के अंदर सामान्यतः साथियों विकास की 5 अवस्था बताई गई है। कितनी अवस्था बताई गई है? 5 अवस्था बताई गई है साथियों। देखो सामान्यतः कितनी अवस्था का वर्णन किया गया है? सामान्यतः 5 प्रकार की अवस्था बताई गई है बाल मनोविज्ञान के अंदर। कौन कौन सी? तो वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहली साथियों आती है, वो देखना ध्यान से, गर्भावस्था। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आती है शेषवावस्था। शेषवावस्था। और 3 नंबर पे मैं बात करूं साथियों बाल्यावस्था। और 4 नंबर पे बात करूं साथियों किशोरावस्था, किशोरा व्यवस्था। और 5 नंबर पे बात करूं साथियों तो प्रौढ़ावस्था। हिंदी में साथियों कहीं लिखाई में प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ सकते हो, हमारी हिंदी वैसे भी आपको पता है, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था ये गर्भावस्था है, गर्भावस्था, ये शेषवावस्था, ये बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अब इनका जो समय देखते हैं साथियों। ये जो गर्भावस्था होती है ना साथियों, ये होती है 0 से लेकर के, इधर लिख लेता हूं, 0 से लेकर के जन्म तक की अवस्था। जन्म तक की अवस्था 0 से लेकर के जन्म तक की अवस्था होती है। वैसे साथियों गर्भावस्था होती है ना, उसको साथियों भ्रूणावस्था से लेकर के भ्रूणावस्था से लेकर के जन्म तक की जो अवस्था होती है उसको क्या मानते हैं? गर्भावस्था मानते हैं। इस गर्भावस्था को साथियों 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। एक तो साथियों होती है बीजावस्था, बीजावस्था, बीजावस्था। एक आती है साथियों भ्रूणावस्था, एक होती है साथियों गर्भावस्था। इनको 3 भागों में पढ़ा जाता है साथियों। ये जो बीजावस्था होती है ना साथियों, ये 2 सप्ताह की होती है। और साथियों ये जो भ्रूणावस्था होती है ये 2 सप्ताह से लेकर के 1.5 माह या 2 माह तक की होती है। 1.5 माह या 2 माह तक की होती है। और साथियों जो गर्भावस्था होती है ना, ये 2 माह से लेकर के जन्म तक की होती है। जन्म तक की होती है। आप समझ गए कि गर्भावस्था के 3 भाग होते हैं, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। अब इन जो तीनों अवस्था होती है इसके काल को कहा जाता है साथियों प्रसूति काल। प्रसूति काल कहा जाता है इन तीनों अवस्थाओं को। प्रसूति काल के नाम से जाना जाता है। और प्रसूति काल साथियों होता है 9 माह 10 दिन, लगभग 9 माह 10 दिन का, यानी 270 दिन या 280 दिन का होता है।
ये आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। अब देखो, गर्भावस्था शून्य से लेकर के, शून्य से, अब आप यहां पे ये लिख दो, मतलब भ्रूणावस्था से लेकर के, भ्रूणावस्था से जन्म तक की, जन्म तक की होती है। और शिशुअवस्था होती है वो जन्म से लेकर साथियों 5 या 6 वर्ष तक होती है। और बाल्यावस्था होती है वो साथियों 5 या 6 वर्ष से लेकर के 12 या 13 वर्ष तक होती है। और साथियों ये किशोरावस्था होती है वो 13 वर्ष से लेकर के, बाल्यावस्था 6 वर्ष से शुरू होती है साथियों, 13 वर्ष से लेकर के 18 या 19 वर्ष तक होती है। और ये साथियों जो होती है ना, ये 19 वर्ष से लेकर के जितनी भी आगे की अवस्था होती है उसमें होती है। गर्भावस्था भ्रूणावस्था से लेकर के जन्म तक की होती है। शेष अवस्था साथियों जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। जन्म से 5 वर्ष के अंत तक और 6 वर्ष के प्रारंभ तक की जो अवस्था होती है उसे शेष अवस्था कहा जाता है। और बाल्यावस्था होती है वो 6 वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 12 वर्ष के अंत तक चलती है। और 13 वर्ष के प्रारंभ तक है जो चलती है बाल्यावस्था। फिर 13 अवस्था के प्रारंभ से लेकर के किशोरावस्था शुरू होती है 18 वर्ष के अंत तक। और 19 वर्ष के प्रारंभ तक है वो क्या चलती है, किशोरावस्था चलती है। और इसके बाद साथियों 19 वर्ष के आगे की जो साल होती है वो कौन सी होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। और इस प्रौढ़ावस्था को साथियों 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। एक तो साथियों होती है प्रारंभिक वयस्क अवस्था, प्रारंभिक वयस्क अवस्था होती है, ठीक है। और एक साथियों में बात करूं तो वो होती है मध्यावस्था, मध्यावस्था होती है। और एक साथियों में बात करूं तो वो होती है साथियों सठियावस्था, सठिया अवस्था, या साथियों आप इसको बुढ़ापा भी बोल सकते हो, बुढ़ापा। ये प्रारंभिक जो वयस्क अवस्था होती है ना साथियों, ये साथियों 19 से लेकर के मतलब होती है 40 तक, 40 वर्ष की अवस्था तक। और साथियों जो मध्यावस्था होती है ना, ये होती है 40 से लेकर के 60 वर्ष तक। और साथियों ये सठिया या बुढ़िया, सठिया मतलब कौन है, सठिया यानी बूढ़ा, बूढ़ा अवस्था ये 60 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक होती है साथियों। प्रारंभिक अवस्था होती है साथियों ये प्रौढ़ावस्था, इसमें सब आ जाती है। वो युवा अवस्था कौन सी होती है, 19 से 40 अवस्था तक, यानी 21 से लगभग से शुरू होती है 40 वर्ष तक, यानी गृहस्थ जीवन इसी अवस्था में प्रारंभ होता है, प्रारंभिक वयस्क अवस्था के अंदर, ठीक है। और मध्य अवस्था, अब जब हम सभी क्या है, हम सभी इसी अवस्था के अंदर चल रहे हैं, प्रारंभिक वयस्क अवस्था के अंदर। क्योंकि हमारी उम्र आपको पता है ना, रिट किस वक्त तैयारी कर रहे हैं वो लगभग आपको पता है कि किसी की उम्र बताई नहीं जाती है ना। तो आप समझ गए साथियों कि सभी 21-20 साल के आसपास होगी, 21-22 के आसपास है। तो प्रारंभिक वयस्क अवस्था होती है वो 19 से 40 के बीच होती है। और मध्यावस्था 40 से 60, 40 से मतलब शुरू होती है 60 वर्ष के अंत तक चलती है, 60 वर्ष के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है ना। तो आप समझ गए होंगे साथियों की मनोविज्ञान में, सॉरी बाल मनोविज्ञान में विकास की सामान्यतः 5 प्रकार की अवस्था होती है। वो आप अच्छी तरीके से समझ गए कौन कौन सी। तो गर्भावस्था होती है, शिशुअवस्था होती है, बाल्य अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है और प्रौढ़ावस्था होती है। अब साथियों ये तो सामान्यतः होती है, लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्था बताई हैं। वो कौन कौन सी अवस्था बताई है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो एक वैज्ञानिक हुए साथियों हरलोक, हरलोक कहते हैं साथियों कि विकास की 11 अवस्था बताई है हरलोक ने। कितनी अवस्था बताई है, विकास की कितनी अवस्था बताई है हरलोक ने, 11। अब 11 अवस्था कौन कौन सी बताइए वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी से, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे। हरलोक ने 11 अवस्था बताई। पहली बताई साथियों गर्भावस्था, गर्भावस्था। दूसरी उसने बताई शेषवावस्था, शेषवावस्था। और साथियों तीसरी बताई उसने शेषवावस्था के बाद बचपनावस्था, बचपनावस्था। और साथियों फिर बात करें बचपनावस्था के बाद उसने कहा पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। और फिर साथियों उसने वय संधि की अवस्था। फिर उसने कहा आगे पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था। और फिर उत्तर किशोरावस्था, किशोरावस्था। और फिर साथियों उसने कहा प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था।
फिर उसने कहा साथियों मध्यावस्था, मध्यावस्था, और फिर साथियों उसने वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। ये बताइए, ये 11 अवस्था है, यानी गर्भावस्था, शेषवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और साथियों वह संधि अवस्था। और फिर 7 नंबर पे किशोरावस्था पूर्व, फिर उत्तर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था और मध्यावस्था और वृद्धावस्था। ये 11 बताई थी साथियों। अलग अलग मनोवैज्ञानिक अध्ययन, एक वैज्ञानिक और है साथियों, उसका नाम भी आपके सामने बता देता हूं। जेन्स ने बताई है साथियों 9 प्रकार की। कार्ल सैनिक ने बताई है साथियों, कार्ल सैनिक ने 9 प्रकार की बताई है। और साथियों रोस ने बताई है 4 प्रकार की। रोस ने कितनी बताई है? 4 प्रकार की। तो साथियों आई होप साथियों समझ गए होंगे, है ना। एक और लिख लो आप, सेले ने कितनी बताई है? 3 प्रकार की अवस्था बताई है। कार्ल सैनिक ने 9 बताई है, रोस ने 4 बताई है, सेले ने 4 बताई है, सेले ने कितनी बताई है? 3 प्रकार की अवस्था बताई है साथियों। अब आप समझ गए। अर्नेस्ट ने 4 प्रकार की बताई है साथियों, ध्यान रखना है 4 है, 9 नहीं है यहाँ पे। 4 प्रकार की अवस्था, कार्ल सैनिक ने 9 प्रकार की बताई है। ठीक है, अब देखो अर्नेस्ट ने 4 बता दी, कार्ल सैनिक ने 9, रोस ने 4, सेल ने 3 बता दी। ये तो विकास की अलग अलग अवस्था थी। हालांकि वैसे बाल मनोविज्ञान में सामान्यतः विकास की 5 अवस्था होती हैं। और बाल मनोविज्ञान जब पढ़ते हैं ना साथियों, बाल मनोविज्ञान जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम 3 प्रकार की अवस्थाओं का ही अध्ययन करते हैं, है ना। बाल मनोविज्ञान में हम कितने प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे? हम 3 प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। 3 प्रकार अवस्थाओं के अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेषवावस्था, शेषवावस्था। फिर हम पढ़ेंगे साथियों बाल्यावस्था, और फिर साथियों हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। बाल्यावस्था की मैंने आपको शुरुआत में परिभाषा बताई थी कि वह मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक के बालक का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बाल अवस्था, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें छोटे छोटे बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी 0 से लेकर के 18 वर्ष की जो अवस्था होती है, उस अवस्था तक का बालक के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और साथियों जब हम पढ़ेंगे ना शेषवावस्था, तो सबसे पहले हम जानेंगे शेषवावस्था क्या होती है, शेषवावस्था के उपनाम क्या होते हैं, शेषवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। और साथियों शेषवावस्था की पहचान क्या होती है, शेषवावस्था में क्या क्या उसके गुण देखने को मिलते हैं, ना। इसके बाद हम जाने कि शेषवावस्था में मतलब शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, यानी विकास के पक्ष जानेंगे। फिर विकास के साथियों कई पक्ष होते हैं, विकास के पक्ष। तो विकास के पक्ष होते हैं साथियों, सामाजिक पक्ष है। पहले हम शारीरिक पक्ष जानेंगे, शारीरिक पक्ष। फिर साथियों मानसिक पक्ष, फिर साथियों सामाजिक पक्ष, सामाजिक पक्ष। फिर साथियों संवेगात्मक पक्ष, फिर साथियों भावनात्मक पक्ष, और फिर साथियों जानेंगे भावनात्मक, बाद में अपन जानेंगे भाषाई पक्ष, भाषाई पक्ष और भाषाई पक्ष। फिर साथियों इस प्रकार साथियों भाषाई पक्ष हो गया, आध्यात्मिक पक्ष हो गया, है ना। जितने भी पक्ष होते हैं ना विकास के, सभी को अलग अलग जानेंगे, इस अच्छी प्रकार से समझेंगे कि विशेष अवस्था में शारीरिक पक्ष किस प्रकार, शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, मानसिक विकास किस प्रकार होता है, सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है, और भावनात्मक विकास किस प्रकार होता है, और भाषाई विकास किस प्रकार होता है। इन सभी विकासों के पक्ष जानेंगे इस अलग अलग अवस्थाओं में। फिर बाल्यावस्था में जानेंगे बाल्यावस्था की परिभाषा क्या होती है, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, बाल्यावस्था के उपनाम क्या है, बाल्यावस्था के किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा दी है। और फिर जानेंगे कि बाल्यावस्था का शारीरिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था मानसिक विकास किस प्रकार का होता है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार का होता है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है, बाल्यावस्था में भावनात्मक विकास किस प्रकार होता है, बाल्यावस्था में भाषाई विकास है वो किस प्रकार होता है। ये सभी किशोरावस्था के अंतर्गत डालेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे की क्लास होने वाली है साथियों। और समय साथियों 1 घंटे की तरफ इशारा कर चुका है, और 1 घंटे से लगभग तकरीबन क्लास भी ऊपर चलेगी। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और आज आपके दोस्त, आपके सखा, आपके अली को दीजिए इजाजत। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।